हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायो के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप सभी बच्चे देखते, सीखते और समझते चलिएगा। साथ ही साथ जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर भी करते चलिएगा। सफलता बैच के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन लास्ट में बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो सफलता बैच से संबंधित या फिर कोई और डॉट्स आपके पास हो तो 7479823598 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एलजीआर स्टडी पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चों को भी करनी है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। प्लाज्मोडियम फॉसीपरम से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम फॉसीपरम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? देखिए, ये जो प्लाज्मोडियम फॉसीफॉर्म जो है ये किस में पाया जाता है, किस मच्छर में पाया जाता है? तो एक मच्छर होता है इनोफ्लिज। इनोफ्लिज का जो फीमेल मच्छर होता है, इनोफ्लिज का फीमेल मच्छर, याद रखिएगा, सिर्फ इनोफ्लिज नहीं, इनोफ्लिज का फीमेल मच्छर जो होता है उसमें ये प्लाज्मोडियम फॉसीपरम पाया जाता है, जिसके कारण जो है मलेरिया होता है। और आपको बता दें कि ये जो मच्छर होता है जिसका नाम हमने बताया था अभी, इनोफ्लिज का 5 प्रकार होता है, जिसमें एक प्रकार ऐसा होता है जिसके काटने से मलेरिया जैसा बीमारी जो है मानव के शरीर में हो जाता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो यहाँ पर होने वाला है वो मच्छर कहें तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होगा प्रोटोजोन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है वो क्या आने वाला है? तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं किस में पाई जाती है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि पौधों में संवहन का काम, संवहन कहें तो जो भी पौधे में भोजन बनता है उसको अलग अलग भाग में, तना में, पत्ती में, जड़ में पहुँचाने का काम जो करता है वो करता है कौन सा भाई साहब? वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सॉरी, संवहन का काम जो किया जाता है ये किया जाता है जाइलम के सहयोग से। किसके? जाइलम के सहयोग से किया जाता है। और जाइलम खास करके जल के संवहन के लिए जो है विख्यात है। जल का संवहन इसका प्रमुख काम है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आप सभी बच्चे ने यदि बी आंसर किया है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आप सभी बच्चों का। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? देखिए, कीटहारी पादप का मतलब क्या होता है? पादप का मतलब तो छोटा छोटा पौधा को हम पादप कहते हैं, लेकिन कीटहारी जो कीट को खा जाता हो, जैसे ही कीट उस पर बैठता है तो चिपक जाता है और उसे ये पौधा खा जाता है। तो चलिए, कीटहारी पादप कौन सा है, एक बार आप सभी बच्चे बता दीजिए। तो चलिए, आप सभी बच्चों को बता दें कि ये घटपर्णी का पौधा जो है, घटपर्णी का पौधा ये कीटहारी पादप है, इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है तीसरे नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें रात की रानी, रात की रानी एक ऐसा झाड़ीदार पौधा होता है जिसमें फूल होता है। फूल जो है इतना चमकता है रात को, इसी के कारण इसे रात की रानी कहा जाता है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो चलिए, कीट पकड़ने वाले पौधे के बारे में तो हमने आपको बताया ही। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा नेपथंस हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने अभी तो घटपर्णी बताया है, तो घटपर्णी का वैज्ञानिक नाम जो है ये आप याद रख लीजिए कि घटपर्णी का वैज्ञानिक नाम नेपथंस है। तो चलिए, नेपंथस है। तो चलिए, नेपंथस जो है घटपर्णी का वैज्ञानिक नाम है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शुष्क जलवायु यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन शुष्क जलवायु होगा। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? जो शुष्क जलवायु में जो है जो भी पेड़ पौधा जन्म लेता है और विकास करता है, यानी कि उसमें अनुकूलित हो जाता है, तो ऐसे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? ऐसे पेड़ पौधे को हम क्या कहेंगे भाई साहब? ऐसे पेड़ पौधे को हम कहेंगे जलोभिद। क्या कहेंगे? जलोभिद कहेंगे। वहीं पर अधिपाद जो कहेंगे, जिसका जड़ गुच्छेदार हो और काफ़ी अंदर तक गया हो, जैसे पीपल का पौधा, तो इसे हम अधिपाद कहते हैं। वहीं पर
मरुभिद, सॉरी, इसको हम मरुभिद कहेंगे। जो शुष्क जलवायु में होता है उसे हम मरुभिद कहते हैं। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सॉरी, जलोभिद नहीं होगा, जलोभिद तो जल में पाए जाने वाले पौधे को कहते हैं। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। देखिए सब्जियों की बात यहाँ पर हो रही है जो कि भूमि पर उत्पादन किया जाता है, और इस सब्जियों में से कौन सी सब्जी रूपांतरित जड़ है। रूपांतरित जड़, तो जड़ के बारे में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सभी जड़ के बारे में आपको पता चल जाएगी। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, रूपांतरित जड़ जो कहेंगे वो बिल्कुल शंकु के आकार का जिस भी पौधे का जड़ हो उसे हम रूपांतरित जड़ कहते हैं। जैसे कि मूली, मूली का जड़ क्या हो जाएगा, रूपांतरित जड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो मूली आपके ऑप्शन में है नहीं। बांडा है, बांडा हम कहते किसे हैं, अरबी को बांडा कहते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अरबी आप सभी बच्चों ने यदि देखा होगा तो आपको पता होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें और जो भी कमेंट्स करना है कमेंट्स कर दें। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा कौन है। परजीवी पौधा कौन है दोस्तों, परजीवी पौधा जो कि दूसरे पर आश्रित रहता हो। जैसा कि आप देखेंगे कहीं कहीं कि कोई ऐसा पौधा होगा जो लत्ती टाइप का, सिर्फ उसमें धागे टाइप का रहता है, उसमें पत्ती उत्ती होता नहीं, और किसी पौधे पर जो है पूरा एकदम जकड़ा रहेगा, उसे हम अमर बेल कहते हैं, या फिर कई कई जगह पर अमर लत्ती के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो उसे हम अमर बेल कहते हैं। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परजीवी पौधा है, खुद न भोजन बनाता है न कुछ दूसरे पौधा पर चढ़ करके उसके भोजन का शोषण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। फल की परिपक्वता के लिए यानी कि पूरे तरह से फल को तैयार करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जो है मुख्यतः उत्तरदायी होता है, उसी के कारण जो है फल बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से बन पाता है। तो चलिए इस हार्मोन की यदि हम बात करते हैं तो ये हार्मोन जो हो जाएगा ए में जो है साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का काम क्या है भाई साहब, साइटोकाइनिन का काम है पादप में यानी कि पौधों में कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना साइटोकाइनिन का काम है। लेकिन एब्सिक अम्ल जो है इसका काम है फलों को परिपक्व बनाना। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, आप सभी बच्चे यदि कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा वीकर का लक्षण है। वीकर का मतलब एंजाइम। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम का लक्षण है ये आपको बतानी है। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। तो एंजाइम में जो है सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एंजाइम में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसलिए बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बी आप सभी बच्चे भी टिक कर लेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है। ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से होगा यहाँ पर, से प्राप्त होते हैं। तो चलिए ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होते हैं, तो ऊर्जा प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, ऊर्जा प्राप्त होते हैं। और एक ग्लूकोज के अणु से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो 38 ATP होता है। जब हम कोशिका चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था कि ऊर्जा किस प्रकार से बनता है। तो चलिए ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे में क्या होता है ये आपको बतानी है। 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना या फिर ऑक्सीजन छोड़ना, ऑक्सीजन लेना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, या फिर ऑक्सीजन लेना या फिर नाइट्रोजन छोड़ना। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल है जिसका आंसर आपको करना है। अपने दैनिक जीवन में सभी को पता होगा कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसमें वो जो है कौन से गैस को लेती है और कौन से गैस को छोड़ती है।
तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो होने वाला है बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है बी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है। ये तो पबजी खेलने से भी आसान क्वेश्चन था भाई साहब। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, वीकर बार बार काम में नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, एंजाइम जो है बार बार काम में नहीं आते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। दूसरा जो है, वीकरों का प्रभाव हार्मोन जैसा होता है। जी बिल्कुल नहीं। वीकर अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से होते हैं। जी बिल्कुल नहीं। तो चलिए, 12वें नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए भाई साहब। लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन हम जो है एनर्जेटिक होते हैं और अच्छी तरीके से क्लास को लेने की कोशिश करते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अब। इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम है। तो सबसे पहले तो आप इंडियन रोजवुड का मतलब तो समझे नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे, तो वो क्या जानेंगे कि ये क्या है, तो फिर इसके वनस्पति नाम समझ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंडियन रोजवुड जो है शीशम को कहते हैं। किसको? शीशम को इंडियन रोजवुड कहते हैं। शीशम एक बहुत ही अच्छा जो है लकड़ी होता है, जो भारत के सभी राज्यों में यानी कि सभी हिस्सों में पाया जाता है। तो इंडियन रोजवुड का वानस्पतिक नाम क्या है, ये आपको बतानी है। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का। इंडियन रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? इंडियन रोजवुड यानी शीशम का वनस्पतिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। झींगा किस संघ का सदस्य है? देखिए दोस्तों, एनिमल किंगडम जो है चैप्टर पूरा हमने आपको पढ़ा दिया है। एक जो है कॉर्डेटा फाइलम आपका बचा हुआ है, और उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन झींगा जो है ये किस संघ में आएगा, ये आपको बतानी है। तो झींगा का पैर जो है आप सीधे तौर पर समझिए कि जुड़ा हुआ होता है या फिर नहीं। तो झींगा का पैर जो है जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए ये ऑर्थोपोडा फाइलम का संघ होगा। क्या? ऑर्थोपोडा फाइलम का संघ होगा। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत ही ये आता है क्रेस्टेशिया, इसके अंतर्गत ही क्रेस्टेशिया आता है। तो क्रेस्टेशिया इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रेस्टेशिया इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा यदि सीधा रहता, क्रेस्टेशिया यहाँ पर नहीं रहता, तो ऑर्थोपोडा आपको टिक करना था, लेकिन क्रेस्टेशिया है तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत का ही एक ग्रुप क्रेस्टेशिया भी है। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, व्हेल के श्वसन अंग हैं। व्हेल के श्वसन अंग कौन से हैं? व्हेल जो आप सभी बच्चे जानते हैं, बहुत ही बड़ा मछली जैसा होता है, जो कि व्हेल की बात करें तो ये भी कॉर्डेटा फाइलम में आता है दोस्तों। क्यों आता है ये जब हम लास्ट कॉर्डेटा फाइलम कंप्लीट कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो 15वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होना चाहिए, व्हेल जो सांस लेता है वो लेता है बुकलंगस से। किससे? फेफड़ा से लेता है, बुकलंगस से। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा बुकलंग्स कहें तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बुकलंग्स। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की अब हम बात करने वाले हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है 16वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? देखिए, उड़ने वाला जो भी जीव है उसमें से एक दो जीव ऐसे हैं जो कि पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। कुछ तैरने वाले जीव जो कि मछली वर्ग में नहीं आते हैं। तो ऐसे जीव सभी कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं अधिकतर। तो इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। तो चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है, कौवा जो है ये कॉर्डेटा वर्ग में आता है। किसमें? कॉर्डेटा फाइलम में आता है। कॉर्डेटा में जो है पक्षी नहीं आते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता है। क्यों जो है कौवा जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं जब कॉर्डेटा फाइलम का अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। तो कॉर्डेटा फाइलम जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगी।
अगला नंबर क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमाइसिस। ट्रिपैनोसोमाइसिस को फैलाने वाला कीट है। तो चलिए ट्रिपैनोसोमाइसिस को फैलाने वाला कीट कौन सा है ये आपको बतानी है। तो चलिए ट्रिपैनोसोमाइसिस जो है एक बीमारी है जो कि मनुष्य और पशु दोनों में होता है। खास करके ये अफ्रीकी देशों में ये बीमारी होता है। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सीसी मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसी मक्खी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो बीमारी है दो टाइप का होता है, एक होता है TBR और दूसरा होता है दूसरा जो होता है वो TBG होता है, TBG होता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो होने वाला है ये ट्रिपैनोसोमाइसिस जो बीमारी है वो सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। अधिकतर ये कहाँ फैलता है? अफ्रीकी देशों में, और ये पशु और मनुष्य दोनों में फैलता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो गया। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? तो सुक्रोज का पॉलीमर जो है ग्लाइकोजन है। तो बी इसमें ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। अल्का केराटिन जो है एक प्रोटीन है, ये तो आपको पता चल गया क्वेश्चन से ही, क्वेश्चन में भी आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो चलिए अल्का केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है किसमें? तो ये स्किन में उपस्थित होता है। किसमें? स्किन में जो है अल्का केराटिन प्रोटीन उपस्थित होता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाला है चर्म में। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किनके अणु प्रोटीन के पाचन में अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयाँ होते हैं? किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाइयाँ होते हैं? तो चलिए ये क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है 20वें नंबर क्वेश्चन का ये होने वाला है ग्लिसरॉल जो है ये क्या करता है? प्रोटीन के अणुओं के पाचन के जो है अंतिम उत्पादन के रूप में इसको देखा जाता है। और इस ग्लिसरॉल का बहुत सारा जो है काम होता है। जैसे कि सर्दी में जब सिरप आप सभी लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं, तो ये सिरप में भी इसका यूज किया जाता है ग्लिसरॉल का। साथ ही साथ हेयर कंडीशनर जो होता है, जो आजकल के बच्चे तो हेयर कंडीशनर लगाते ही होंगे, इसमें कौन कौन लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। मॉइस्चराइज़र जो होता है जो कि स्किन पर लगाया जाता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका काफ़ी यूज है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है ग्लिसरॉल यानी कि डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा लिम्फॉइड अंग नहीं होता है? लिम्फॉइड अंग नहीं होता है। तो चलिए लिम्फॉइड अंग जो है वो थाइमस नहीं होता है। थाइमस नहीं होता है। और थाइमस जो है हमारा जो हार्ट होता है उसके ऊपरी सिरा पर पाया जाता है। साथ ही साथ आपको थाइमस के बारे में बता दें कि थाइमस जो है पूरा डेवलप हो जाता है बाल्यावस्था में ही। बाल्यावस्था में ही पूरा जो है थाइमस डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे ये छोटा ही होते जाता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर ए आप सभी बच्चे टिक कर लीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। तो चलिए कबड्डी जब हम लोग खेलते थे तब ज़्यादा हड्डी टूटती थी, लेकिन अब तो कबड्डी खेलना सभी छोड़ दिया है। कबड्डी का मतलब तो बहुत आजकल के बच्चे समझते भी नहीं हैं। आप सभी बच्चे तो समझते होंगे। तो कबड्डी नहीं खेलने के कारण अब जो है हड्डी कम टूटता है। तो चलिए हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। कौन कौन से लवण के कारण जो है हड्डी कठोर बनती है? तो एक बार देख लेते हैं। कैल्शियम तो होगा ही होगा भाई साहब, उसके बाद मैग्नीशियम और फॉस्फेट ये सभी होंगे। जब किसी का हाथ टूटता है तो इसी प्रकार के जो है टैबलेट उनको दिया जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट का जो एक ग्रुप होता है वही टैबलेट इसको अधिकतर खिलाया जाता है, जिसका भी हाथ टूटे, पैर टूटे, जो भी टूटे। हाँ, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है ए ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आप सभी बच्चे याद रखिएगा, हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी सहायक है। अगला नंबर क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हिस्टियोसाइटिस होती है। हिस्टियोसाइटिस क्यों होती है?
ये क्या होता है ये आपको बतानी है। तो चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन के बारे में यदि बात करें तो ये एक माइक्रोफेजेज होता है। क्या होता है? माइक्रोफेजेज होता है ये। तो चलिए हिस्टियोसाइटस जो होता है माइक्रोफेजेज होता है, तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रोटीन में आवश्यक रूप में होते हैं। प्रोटीन में आवश्यक रूप में क्या पाए जाते हैं भाई साहब? तो चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रोटीन में जो है मुख्यतः सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। प्रोटीन में सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होने वाला कौन सा है? सल्फर। इसमें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन भी है भाई साहब। तो चलिए कार्बन भी है। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है डी होने वाला है। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन में सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। टिश्यू का निर्माण जो है शरीर में किससे होता है ये आपको बतानी है। 25वां नंबर क्वेश्चन है। काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और पूरा क्लास हमने आपको करा रखा है इसके बारे में। कोशिका पढ़े थे तब हमने आपको पूरे तरीके से बताया था कि ऊतक किस तरीके से बनता है, प्रोटीन किस तरीके से बनता है। तो चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से होता है भाई साहब। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन, ऑब्जर्व ईंधन का, एनर्जी का काम जो है जंतुओं में कौन करता है? मंड करता है। मंड करता है जी, बिल्कुल मंड करता है। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में तत्व की बात हो रही है तो सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। ब्लड में आयरन पाया जाता है तो सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। वहीं पर किसी भी चीज़ की बात करें क्या पाया जाता है तो हमारे मानव शरीर में 65% जो है जल पाया जाता है वजन के अकॉर्डिंग, और वजन के अकॉर्डिंग ही 65% और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो पाया जाता है 0.04 पाया जाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण है। स्तनपायी जो भी जीव है इसमें बाहरी कंकाल जो है का उदाहरण क्या है? बाहरी कंकाल का उदाहरण क्या है ये आपको बतानी है। तो चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बाहरी कंकाल की बात करें स्तनपायी जीवों में तो ये जो बाहरी कंकाल यानी कि बाहरी जो हड्डी होती है इसमें इसके बाल आ जाते हैं, खूर जो आ जाते हैं, जो कि जंतुओं के पैर में आप देखेंगे, गाय भैंस के पैर में खूर देखेंगे, जो कि कभी कभी किसी जिसके पास होगा उसके पैर पर वो अपना पैर डाल देता होगा तो उनको पता चलता होगा कि खूर जो है पैर पर डलने से होता क्या है। उसके बाद नाखून, ये सभी क्या हैं? बाह्य कंकाल के रूप में जाने जाते हैं। बाह्य कंकाल के रूप में कौन कौन से जाने जाते हैं? बाल, खूर और नाखून। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है कौन से तंतु संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं? संयोजी ऊतक के घटक कौन से तंतु नहीं होते? तंतु बहुत प्रकार के होते हैं भाई साहब, लेकिन कौन से तंतु जो है संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं? तो संयोजी ऊतक के घटक जो है वो इलास्टिक नहीं होता है, इलास्टिक तंतु नहीं होता है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है और लास्ट क्वेश्चन है लाल रुधिरकाओं का आसूत जल या निम्न वलीय घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तन होगा? लाल लाल रुधिराणुओं को आसुत जल या फिर निम्न वलीय घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तित होगा? तो ये सिकुड़ जाएगा या फिर अप्रभावित होगा या फिर गोल हो जाएगा या फिर फूलकर फट जाएगा। तो चलिए लाल रुधिराणुओं को यदि आप आसुत जल में रखते हैं तो ये जो है अप्रभावित होगा। क्या होगा? ये डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। तो चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आगे जो हम बात करने वाले हैं सफलता बैच के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं क्लास यदि अच्छा लगा तो एक बार क्या कीजिए, क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा।
साथ ही साथ आपको बता दें कि सफलता बैच की शुरुआत जो है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल हमारे लाइव ऐप पर हो चुका है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी विशेषताओं के बारे में हम आपको काफ़ी डिटेल में बता रहे हैं। तो कोर्स की विशेषताएं ये है कि सभी विषय की बेहतर तैयारी करने का आपको मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज क्लास होंगे थ्योरी के, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव का क्लास भी होगा। साथ ही साथ सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। आगे हम यदि बात करें सब्जेक्ट्स के बारे में, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, GK हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। यानी कि फुल्ली सिलेबस यहाँ से आपका कंप्लीट होगा विदाउट किसी कोचिंग या फिर अनदर क्लास के। आगे जो हम बात करने वाले हैं, अगला जो आपका है कोर्स फ़ी की यदि बात करें तो 6th तक 599 रुपया ही इसका फ़ी रहने वाला है। तो जितना जल्द से जल्द हो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो या फिर और भी जानकारी लेनी हो इस कोर्स से संबंधित, तो हमारा नंबर है 7479823598 7479823598। इस नंबर पर आप संपर्क करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास कहाँ चलेगा, तो LGR स्टडी लाइव ऐप पर क्लास चलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है या फिर प्ले स्टोर पर आप सर्च करते हैं तो ये दोनों ऐप आपके सामने आएगा। ऑलरेडी एक ऐप आप लोगों के पास हो भी सकता है, क्योंकि ये ऐप काफ़ी जो है फाइट वाला ऐप काफ़ी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड करा रही है। तो और रेड वाले ऐप आपको इंस्टॉल करनी है क्लास ज्वाइन करने के लिए। रेड वाले ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेनी है। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो ऑप्शन आ जाएगा वो ऑप्शन आ जाएगा इस टाइप का। तो पूरे फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा और फिलअप करने के बाद टर्म कंडीशन को एग्री करके रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका तो है रजिस्टर हो गया, लेकिन कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो कैटेगरी में आपको सेलेक्ट कर लेनी है पैरामेडिकल। यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस पैरामेडिकल को सिलेक्ट करने के बाद आपको करनी क्या है, तो इसके बाद आपको करनी क्या है भाई साहब, सेव कर देनी है। सेव जैसे ही कीजिएगा तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पेड कोर्स का। पेड कोर्स पर क्लिक करने के साथ ही साथ अगला स्टेप आपके सामने आएगा और ये स्टेप होगा बाय नो, यानी कि कोर्स परचेज करने का। यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बाय नो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे में आपके सामने पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट किसी भी ऑप्शन से आप कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, पेटीएम हो, फ़ोनपे हो, अमेजन पे हो, जो भी हो, या फिर कार्ड हो, UPI हो, नेट बैंकिंग, जो भी चीज़ें हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने में या फिर कोई भी चीज़ में पेमेंट करने में भी कोई दिक्कत हो या फिर कोई और जानकारी लेनी हो तो 7479823598 ये हमारा नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप कॉल कीजिएगा, आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसा लगा एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ अच्छा यदि लगा हो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ईमानदारी से, ताकि वो भी इससे जुड़ सके और इसका फ़ायदा आप सभी बच्चे साथ साथ उठा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।